बाइडेन ने क्वाड के ऊपर कोई काम नहीं किया और ट्रम्प अपने इनॉग्रेशन के अगले ही दिन क्वाड पे काम कर रहे हैं। मेजर ट्रेड रिसोर्सेस सब पे कब्जा क्वाड के कारण है, इसलिए क्वाड बहुत इंपॉर्टेंट है। जापान में जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है और मिलिट्री पॉलिसी है वो यूएस की चलती है, तो वहां पर भी यूएस है। जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के खास कार्यक्रम में। और आज के कार्यक्रम में हमारे साथ खास मेहमान मंजरी अग्रवाल जी मौजूद हैं। इनसे एक बहुत ही अहम मसले पर हम विश्लेषण करेंगे, चर्चा करेंगे और समझेंगे। सबसे पहले मंजरी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार। मंजरी जी, प्रेसिडेंट ट्रम्प का इनॉग्रेशन 20 जनवरी और उसके बाद फौरन 21 जनवरी को क्वाड मेंबर्स की मीटिंग होने वाली है, यानी कि जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका तो है ही, और इंडिया। और इनके जो मिनिस्टर्स हैं वो सब मिलने वाले हैं, क्योंकि सब वहां पर पहुंचे हुए हैं, ऑलरेडी मौजूद हैं। और ये मीटिंग को काफी अहम माना जा रहा है। आप इसको किस तरह से देखते हैं? क्या कुछ हमें इस मीटिंग के बाद हमें डेवलपमेंट्स नजर आएंगे? क्वाड एक्चुअली कहा जा रहा है कि नॉन मिलिट्री है, पर इसके बहुत दूरगामी परिणाम है। क्वाड है कहाँ? जिसे हम पहले इंडो पैसिफिक कहते थे, सॉरी, और अब हम उसको कहीं ईस्टर्न चाइना सी कहते हैं, कहीं साउथ चाइना सी कहते हैं, ढेर सारे नाम दे रखे हैं। जी। अगर इस रीजन में अगर यूएस मिलिट्री प्रेजेंस ऑलरेडी है, तो इसके कारण अगर हम मैप पे आ जाते हैं तो हम एक चीज दिखाना चाहेंगे आपको। मैप लगा दीजिए प्लीज। मैप जी। पर आकर के आप ये देखिए, ये रशिया है, ठीक है, ये रशिया है। तो आप अगर क्वाड में ये जापान है, तो यहां पर अगर यूएस मिलिट्री बेस रख रहा है तो जापान को ही नहीं, वो रशिया को भी कंट्रोल करने की स्थिति में है। दूसरा, ईस्ट चाइना सी में उसकी प्रेजेंस है। ये रहा ताइवान। हम अब जरा सा जूम कर लेते हैं, ठीक है। तो यहां पर आ गया, ये हमको मिल जाता है ताइवान। फिलीपींस में उसके कुछ बेसिस हैं। ये आ गया साउथ चाइना सी। अब क्वाड में अगर आप यहां पर सब जगह पर अपनी वो रखेंगे, यूएस बेसिस रखेंगे और इसके लिए अलायंस करेंगे, तो इस पूरे रीजन को आप डोमिनेंस में ले लेंगे। ये सारी कंट्रीज आपके अंडर में आ गई अलोंग विथ जापान, और यहां पर ये आ गया रशिया, ये आ गया आपका रशिया। तो आप जो कर रहे हैं, क्वाड नहीं कर रहे हैं। आप यहां से रशिया, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, चाइना, जापान, ताइवान, और नीचे आ जाते हैं फिलीपींस, वियतनाम, सिंगापुर, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, पापुआ न्यू गिनी, सोलोमन आइलैंड। आप इस पूरी कंट्रीज पे, इस पूरे रीजन पे आप अपना प्रभुत्व रख रहे हैं। तो क्वाड इसलिए बहुत इंपॉर्टेंस हो जाता है। बाइडेन ने क्वाड के ऊपर कोई काम नहीं किया और ट्रम्प अपने इनॉग्रेशन के अगले ही दिन क्वाड पे काम कर रहे हैं। अब ये चीज समझनी चाहिए। सिंगापुर पे आ जाते हैं। ये है सिंगापुर और यहां पर है मलक्का स्ट्रेट। जब शिप्स यहां से होकर के इधर जाते हैं, ये वन ऑफ द बिगेस्ट पोर्ट एंड बिजिएस्ट रूट्स है, और ये इंडियन ओशन में एंट्री का पॉइंट है। अब समझिए, सारा सब कुछ करके घूम करके हम आ रहे हैं। अगर यहाँ पर इंडियन नेवल प्रेजेंस है, ठीक, तो हम इस तरफ से घूम करके ये रूट भी ले सकते हैं, और ये आ गए हम इंडियन ओशन में। तो अब क्या है, भारत ने अभी इंडोनेशिया में अपने डिस्ट्रॉयर शिप्स वगैरह भेजे हैं। तो आप जब इस रास्ते से आएंगे तो आपको फिर यहाँ पर इंडियन नेवी का सामना करना पड़ेगा। दूसरा, आप ये सब जो है थोड़ा डेवलप करके इन सब एरिया से भी आप एंटर कर सकते हैं। थोड़ा लॉन्ग पड़ेगा, पर ये हो जाएगा। तो अब जब हम इस पूरे एरिया को फिर से जूम आउट करके देखते हैं, तो हमको ये सारी चीजें मिलती हैं।
कि यहाँ पर जो कुछ भी है ट्रेड एंड कॉमर्स पे और देशों पर अपना प्रभुत्व जमाना है, इसका नाम क्वाड है। आप कह रहे हैं नॉन मिलिट्री, पर इसमें मिलिट्री पूरी तौर पे इन्वॉल्व है। अब हम आपको कुछ स्लाइड्स दिखाएंगे जिसमें ओके, ये जो स्लाइड्स हैं इसमें यूएस के कहाँ-कहाँ बेसिस हैं, ये आ रहा है। तो यूएस के जब ऑस्ट्रेलिया में इतने सारे बेस हैं, अब हम जापानीज बेस देख लेते हैं एक बार। जापान में कितने बेसिस हैं? जापान वाला, ये आप फिलीपींस में, एक ये मिनट, मलेशिया इंडोनेशिया हो गया। ये मलेशिया वगैरह में जो बेसिस हैं, फिलीपींस में जो बेसिस हैं, ये जो आइलैंड्स हैं, ये जो फॉल्स आइलैंड्स चाइना ने बनाए हैं, तो इस तरीके से जा रहे हैं। इनको जब आप देखते हैं तब आपको ये पता लगता है कि यहाँ पर यूएस की पूरी डोमिनेंस है और ये चाइना के ट्रेड को कंट्रोल कर रहा है। ऑस्ट्रेलिया के, इंडोनेशिया के, सब जगह के ट्रेड को ये आराम से कंट्रोल कर। तो आप क्वाड की इंपॉर्टेंस हमको समझ में आती है इस एरिया को। और इस एरिया में 3 महत्वपूर्ण कंट्रीज हैं जिनके ऊपर यूएस को टारगेट करना उनका उद्देश्य है। पहली कंट्री है रशिया, दूसरी है चाइना और तीसरी है भारत। मेजर प्रोडक्शन यहीं से है। एशिया में इन्हीं 3 कंट्रीज पे कंट्रोल आ जाए तो पूरा एशिया यूएस ने विजय कर लिया है। इन्हीं 3 कंट्रीज को आप इंडस्ट्रियल हब कह सकते हैं, इन्हीं 3 कंट्रीज को आप मैन पावर हब कह सकते हैं, कल्चरल हब कह सकते हैं। तो अब ये 3 कंट्रीज रशिया, इंडिया और चाइना के कंट्रोल में आ जाने से वर्ल्ड डोमिनेंस यूएस का हो गया। क्वाड इसको एनेबल कर सकता है। तो जब हम छोटा-छोटा कहते हैं क्वाड नॉन मिलिट्री अलायंस है, क्वाड बहुत इंपॉर्टेंट अलायंस है और इसको अब नई दृष्टि से देखा जाना चाहिए। जी। तो सबसे पहले आकर के वो क्वाड पे काम करेंगे। सब लोगों को बुला लिया है। जो जापान जापान ये लाइव मैप लगा सकते हैं अभी? यस। तो अब हम इसमें देखते हैं कि जब ये देखिए यहाँ पर जापान है, जापान में मिलिट्री बेसिस हैं और जब हम जापान की यहाँ टिप पे आते हैं तो ये रशिया से पार्टनरशिप है और रशिया को आप यहाँ जापान में रह करके कंट्रोल कर सकते हैं। ये साउथ कोरिया है, साउथ कोरिया में मिलिट्री बेसिस हैं, नॉर्थ कोरिया को कंट्रोल करेगा और इधर आ गए तो ये सी ऑफ जापान क्रॉस करके आ गए, ये रशिया है और ये चाइना है। ओके, तो जापान पे जब आपने क्वाड में लिया तो आप कौन सी कंट्रीज कंट्रोल कर रहे हैं? रशिया, चाइना, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, जापान तो है ही। नीचे आ जाइए। इस एरिया में वैसे भी इन्होंने अपने शिप्स रखे हैं तो ये ताइवान, फिलीपींस वगैरह कंट्रोल हो रहा है और ये सारी चीजें हैं। तो इस तरीके से ये जो गैप्स मैं बता रही थी, ये वो गैप्स हैं। ये वो गैप्स हैं जिनको ये यूज करके इंडियन ओशन में आ सकते हैं। ये आप मलक्का स्ट्रेट देख रहे हैं, यहाँ से एंटर करके आ सकते हैं। तो क्वाड के एग्जाम्पल, क्वाड का हमारा इंपॉर्टेंस इसलिए हो जाता है। ठीक है, ये सारी साउथ एशिया, मेजर पॉपुलेशन, मेजर ट्रेड, रिसोर्सेस, सब पे कब्जा क्वाड के कारण है। इसलिए क्वाड बहुत इंपॉर्टेंट है। जी। आते ही सबसे पहले क्वाड पे बात होगी। जी। जी, क्वाड बिल्कुल आपने सही कहा कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन में क्वाड पे कुछ खास काम नहीं हुआ और प्रेसिडेंट ट्रंप इनॉग्रेशन के साथ-साथ ही क्वाड को एक तरह से रिवाइव करने की उन्होंने शुरुआत कर दी है और जो क्वाड मिनिस्टर्स हैं, उनके सबके साथ 21 जनवरी को मीटिंग है। सबसे पहली बात जो आपने इसकी अहमियत की बताई कि क्वाड कितना अहम है। अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि अब आते ही सबसे पहले क्वाड को लेकर प्रेज़िडेंट ट्रंप का क्या एजेंडा होने वाला? क्या कुछ हमें इसके ज़रिए फर्स्ट जो मीटिंग है, उसके बाद हमें जानने के लिए मिलने वाला है? फर्स्ट मीटिंग के बाद एक तो यूएस प्रेजेंस यहाँ पर बढ़ेगी। अभी कोई भी अपोज नहीं करेगा।
सेकेंडली जो ट्रेड एग्रीमेंट्स है उनको सिंथेसाइज किया जाएगा या ये कह लीजिए डिराइव किया जाएगा। ट्रेड एग्रीमेंट आने के बाद यहाँ पर जैसे सी रूट्स पे भी किसका कब्जा है वो सारी चीजें डिसाइड होंगी। इंडियन नेवी अपनी प्रेजेंस बढ़ा रही है, तो आपकी प्रेजेंस कितनी है, यूएस की प्रेजेंस कितनी है, ये सारी चीजें मार्क की जाएंगी। आप एक तरीके से बोलिए 3:1 है। जापान में जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है और मिलिट्री पॉलिसी है वो यूएस की चलती है, तो वहां पर भी यूएस है, इटसेल्फ यूएस है, और ऑस्ट्रेलिया में भी ऐसे ही है। जी। तो यहाँ पर जापान का नाम दिया जा रहा है पर यूएस है, ऑस्ट्रेलिया का नाम दिया जा रहा है पर यूएस है, और यूएस तो इटसेल्फ है ही। अब जो यूएस वर्सेस इंडिया है इसमें डील होनी है कि इस एरिया को जिसको हम इंडो पैसिफिक कहते थे उसको अब यूएस के साथ किन बेसिस पे शेयर किया जाए। अगर हम मैप को याद करते हैं, वियतनाम पे हमने ब्रह्मोस दी हुई है, फिलीपींस को दी हुई है, इंडोनेशिया को देने जा रहे हैं। तो जब हम इस एरिया में अपनी प्रेजेंस धीरे धीरे अपने आर्सेनल अपने बेसिस बढ़ा रहे हैं। मेजर ट्रेड रूट है, इंडिया का भी एक ट्रेड रूट है चेन्नई व्लादिवोस्टॉक रूट, वो इसी एरिया से निकलता है। जापान के जितने भी प्रधानमंत्री अभी तक हुए हैं वो प्रो इंडिया रहे, और जापान अपने ऊपर के यूएस रूल को पसंद नहीं करता। दे विल साइज अ मूवमेंट कि वो भारत की तरफ आ जाए, धीरे धीरे और टिल्ट होते जाएं, और उसका फायदा वो अपनी स्वतंत्रता स्वायत्तता के साथ उठाएं। नेचुरली यूएस के यहाँ पर इंटरेस्ट है, यूएस ऐसा नहीं होने देगा। ठीक है। फिलीपींस पे जो छोटे छोटे अटैक कभी फिशरमैन की बोट पे, इन सब चीजों पर जब चाइना कर रहा है तो चाइना इस पूरे एरिया में अपने मिलिट्री बेसिस रखना चाह रहा है। वो आर्टिफिशियल आइलैंड बना रहा है, अपने नेवल बेसिस बना रहा है, तो उस वो अपना प्रेजेंस है रखना चाह रहा है, जिसको काउंटर करना हमारे लिए बहुत आसान है। पर यूएस के ऐसे फ्लीट्स हैं और ऐसी प्रेजेंस है जिसको हमको नेगोशिएट करना पड़ेगा। रशिया इस एरिया में अपनी कोई भी इंटरफेरेंस ज्यादा नहीं दिखाई दे रहा। अगर वो दिखा रहा होता तो यूएस इतना अंदर तक घुस नहीं पाता। सो सारी वो है कि आपके शिप्स इस एरिया से पास होंगे तो वो आपके गुड्स पे और आपसे होने वाले मिलने वाले टोल्स पे यूएस इकोनॉमी को रिकवर कर सकता है। और रशिया उनका मेन राइवल है, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से कोल्ड वॉर वगैरह सब चला है, तो रशिया के को वो इस एरिया में चेक रख सकते हैं। दैट इज द होल वॉर अबाउट, और यही देखने को मिलेगा हाउ मच इंडिया इज रेडी टू यील्ड एंड हाउ मच यूएस इज रेडी टू यील्ड। अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि फिर भारत को इससे क्या फ़ायदा होने वाला है क्वाड से? जब आप कह रहे हैं कि यहाँ पे यूएस तैयार है, इसे यूएस इकोनॉमी को स्ट्रेंथन करने की कोशिश करेगा क्वाड के ज़रिए, तो भारत को इसमें रहकर क्या फ़ायदा है फिर? भारत को जैसे सिंगापुर का एयरपोर्ट सी पोर्ट है, बहुत बिजी है, इंडियन आर्मी की प्रेजेंस है, इंडिया इस एरिया को कंट्रोल करता है, तो इंडिया हुँ, इस एरिया में चीन को चेक कर सकता है, उसके शिप्स को चेक कर सकता है, ये सारी चीजें कर सकता है। अब अगर यहाँ हुँ, चाइना की और प्रेजेंस हो जाती है, वो सॉरी भारत की इस एरिया में और प्रेजेंस हो जाती है, तो हम यूएस को चेक कर सकते हैं ना, उनके फ्लीट्स कहाँ रहेंगे, कितने रहेंगे, कितना वो ट्रेड पे चेक करेंगे। सारी दुनिया जानती है कि इंडिया के ऊपर सीआईए ड्रग ट्रेड करता है। ठीक है। अब अभी भारत में कभी आ रही है 5,500 किलो ड्रग पकड़ी गई, कभी 4,000 किलो पकड़ी गई, तो इसका मतलब ये है कि हम इन कमोडिटीज पे भी तो चेक रख सकते हैं। ये हमारी देश की सेफ्टी सिक्योरिटी को भी डिपेंड निर्धारित करते हैं। तो चाइना को काउंटर कर सकते हैं। चाइना के शिप्स कैसे आते हैं, सी बेस एंटर कर स्टडी करने के लिए चाइना के शिप्स आते हैं। तो आपको लगता है कि वो भारत पे जो है जासूसी नहीं करते? ऐसा नहीं होता
है ना? चाइना यहाँ पे भारत को घेरने के लिए स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स बना रहा था, तो हम उसको चेक कर सकते हैं। तो हमारी सिक्योरिटी इशू यहाँ पे मीट होते हैं। फिर अगर हमारी प्रेजेंस है तो टोल हम लेंगे, तो हमारे इकोनॉमिक इंटरेस्ट और हमारा प्रभुत्व रहेगा। सेकेंडली, कल्चरली आप देख लें या मतलब इफ यू गो बैक इन टाइम, तो यहाँ पर भारतीय संस्कृति थी, ठीक है, और ये हमारा एक समय भाग हुआ करते थे। तभी इंडो पैसिफिक नाम था, पहला नाम इंडो पैसिफिक था, धीरे धीरे उसको, हमारी भी गड़बड़ी है कि इंडो को हटा दिया गया। तो अब जब ये सारी चीजें हम देखते हैं तो लॉन्ग टर्म में हम क्या देखते हैं कि भाई कल्चरल, जब हमारे पास अलायंस है, हम आगे जाएंगे धीरे धीरे, तो हम उनको बिना किसी प्रेजुडिस के या उनके ऊपर ये कह लीजिए अधिकार करने की नियत के बिना हम उनको सहायता दे पाएंगे। वेयर एज जो भी कोई नया व्यक्ति आएगा उसको, मतलब जैसे मेरा भाई है तो मेरा मोह है उससे, एक अपनापन है, एक नाता रिश्ता है, हम उसके हिसाब से काम करेंगे। नए व्यक्ति का कोई नाता रिश्ता, कुछ मोह नहीं है, वो अपने इंटरेस्ट के हिसाब से उस चीज को एक्सप्लॉइट करेगा, और ये एक्सप्लॉइटेशन हमने वर्ल्ड में देखा हुआ है। तो द होल थिंग इज दैट कि इस एरिया में यदि इंडियन प्रेजेंस होती है तो हम उनकी सारी जरूरतों का ख्याल रखते हैं। वैसे भी यूएस मिलिट्री प्रेजेंस के अलावा, जैसे मान लीजिए श्रीलंका में क्राइसिस आई तो मदद किसने की? मॉरिशस में, मलेशिया में क्राइसिस आई तो मदद हम ही करते हैं, सिंगापुर को मदद हम ही करते हैं। तो जब प्रोवाइडर हम हैं, जैसे फूड हो, वाटर हो, या किसी भी चीज की, या वैक्सीन हो, इकोनॉमिक दवा, क्राइसिस हो, इनफैक्ट हमने श्रीलंका की बात कर लें, श्रीलंका की और इकोनॉमी को डोमेस्टिक नीड को भी हम सफाइस करते हैं वहां पे, तो Exactly. फिर हमारा मिलिट्री प्रेजेंस भी रहे तो क्या दिक्कत है? जब हमने वैक्सीन दी तो हमने बदले में कुछ मांगा तो नहीं। तो वही चीज है कि हम एक वहां पर ट्रू ह्यूमैनिटेरियन एड और फैसिलिटी के साथ खड़े हैं, तो वो एरिया, हम उन लोगों के लिए भी ये बेटर है कि वहां पर भारत का डोमिनेंस हो, और यूएस या चाइना का ना हो। रशिया तो रख ही नहीं रहा है। हम्म, तो द होल थिंग इज कि आपको चूज करना है आपको किसके साथ जाना है। व्हाट कहने की बात है, बट ये एरिया के ट्रेड रूट की और ट्रेड डिप्लोमेसी की ये वर्चस्व की लड़ाई है। आपने ग्रुप बनाया है जहां बैठ करके आप इसको नेगोशिएट करेंगे। एस जयशंकर जी वहां पर जब गए हैं तो दोनों मेंबर से मिल चुके हैं, ऑस्ट्रेलिया से भी, जापान से भी। अच्छा, ये चीज जानने वाली है, ऑस्ट्रेलिया इनके साथ 5i का भी मेंबर है, जी, और जापान में तो इनकी प्रेजेंस ज्यादा है। पर ऑस्ट्रेलिया ऑफ लेटली प्रो इंडिया शो कर रहा है अपने आप को, खालिस्तानियों पे भी उन्होंने कंट्रोल किया, और जो भी ऑस्ट्रेलियन रिसोर्सेज हैं वो इंडिया को एक्सपोर्ट करने में, देने में वो ज्यादा इंटरेस्टेड है रादर देन किसी और कंट्री को देने में। तो इंडो ऑस्ट्रेलियन ट्रेड टाइप्स ज्यादा स्ट्रांग हुए हैं, वहीं इंडो जापानीज टाइप्स ज्यादा स्ट्रांग हुए हैं। तो वो जो यूएस के दबदबे वाले एरिया थे, मतलब इन दो कंट्रीज में तो लगभग यूएस का प्रेजेंस है, और ऑस्ट्रेलिया में तो यूएस कल्चर भी है, तो हम्म, उसके अंदर स्लोली इंडिया इनरोड्स बना रहा है, so that we get to be there where we naturally were. So कहने को ये नॉन मिलिट्री अलायंस है, पर इसमें मिलिट्री का बहुत बड़ा रोल है, और डिप्लोमेसी तो अपनी जगह है ही। जी। दूसरी तरफ अभी रिसेंटली जो रशिया है, रशिया की तरफ से ये बात कही गई कि अफ़गान कॉर्ड में भारत को शामिल होना चाहिए, और इंडिया-पाकिस्तान डायलॉग की भी उन्होंने बात कही। इस पे आप क्या कहती हैं? क्योंकि एक तरफ अफ़गान और भारत के रिश्ते बेहतर भी हो रहे हैं। देखिए, पाकिस्तान से तो यूएस के अलावा किसी के रिश्ते बेहतर हो नहीं सकते, या तो चाइना के होंगे या पाकिस्तान के होंगे। क्यों? उनको पाकिस्तान एज अ न्यूसेंस चाहिए, गली का गुंडा चाहिए, उनको पाकिस्तान एज अ कंट्री नहीं चाहिए, और फॉर दैट मैटर पाकिस्तान एक सोच है, कंट्री वैसे भी नहीं है। एब्सोल्युटली। अब आते हैं तालिबान, वो अपने देश को रूल करना चाहते हैं, उसको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, उसकी इंटेग्रिटी, सॉवरेनिटी चाहते हैं, तो हम अफगानिस्तान को एज अ कंट्री ऑनर करते हैं, ठीक है। जब वो, अब ठीक है, उनके इस्लामिक रूल्स हैं, कोई बात नहीं, लेकिन जब हम वहां पर कोई ह्यूमैनिटेरियन एड भेजते हैं तो वो वहां पे लोगों तक पहुंचती है। हुँ, वेर इज पाकिस्तान में आप कुछ भी दे दीजिए, जो वहां पे मिलिट्री रूलर है वो खा के खत्म,
लोगों एब्सोल्युटली। तक कुछ नहीं पहुंचेगा। सीपैट अफगानिस्तान की में उन्होंने तो सीपैट का पैसा भी खा लिया। इस मामले में पाकिस्तानियों का हजमा बहुत अच्छा है। तो जब आप अफगानिस्तान में जाते हैं तो अफगानिस्तान अपने इंडियन ट्रेडिशन को ऑनर करता है हुँ, और उसको जो है अपने लोगों तक पहुंचाता है। तो एक रिश्ता अफगानिस्तान से रखना बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वहां पर ठीक है, द कॉमन पीपल हु आर बेनिफिटिंग, दैट इज देयर। वॉर टोन हुँ, कंट्री है, धीरे धीरे आप वहां पे हॉस्पिटल्स, सड़कें, वहां पे स्कूल्स वगैरह खोलेंगे तो तालिबान अपने कल्चर के अनुसार वो धीरे धीरे उस चीज को, अब तो वो गर्ल्स एजुकेशन पे भी बात करने लग गए कि ठीक है हुँ, हम गर्ल चाइल्ड एजुकेशन के लिए बात करेंगे। तो वो धीरे धीरे जो जो उनको लॉजिकली समझ में आ रहा है वो बढ़ रहे हैं। दे आर ट्राइंग टू प्रोग्रेस, whereas Pakistan is trying to regress. हुँ। लेकिन मंजरी जी, रशिया ने कहा है कि रीजनल स्टेबिलिटी और पीस के लिए भारत और पाकिस्तान के बीच वार्ता होना बहुत ज़रूरी है। ऐसा रशिया का मानना है और अफ़गान कॉर्ड में शामिल होना चाहिए भारत को भी। ये दोनों चीज़ें हैं। We are very good friends with Russia, पर हर बात मानेंगे ये कोई जरूरी नहीं है। हुँ, ठीक है, तो अगर रशिया ने कहा है कि ये चीज होनी चाहिए तो ठीक है, हमें पाकिस्तान से बात करने में कोई एतराज नहीं है, पर हम बात किससे करें? आसिम मुनीर से कि शहबाज शरीफ शरीफ से। साहब? जो शाहबाज शरीफ ने कुछ ऐसा कह दिया जो मुनीर साहब को पसंद नहीं आया तो वो जेल चले जाएंगे। और मुनीर साहब तो अपने रिसोर्सेस पहले ही बाहर वो कर रहे हैं, कब भाग जाएंगे पता नहीं। तालिबान से वो पहले ही भीख मांग रहे हैं कि भाई बहुत हुँ, हो गया, अब मत करो। तो मुनीर साहब तो इस समय सर्वाइवल की लड़ाई लड़ रहे हैं, तालिबानियों ने अच्छे से बना रखी है। तो इस समय उनकी हालत नहीं है कि वो ट्रेड और इन सब चीजों पे बात कर सके। जी। शहबाज शरीफ को के पास अथॉरिटी नहीं है, तो पाकिस्तान में समस्या हमारे साथ है। हम बात करें तो करें किससे? पहले पाकिस्तान ये डिसाइड तो कर लें कि ये हमारा सदरे वो क्या कहते हैं, रियासत है, हाँ, सदरे रियासत है। उस ये इससे बात कर लो, हम कर लेंगे। हाँ। और दूसरी बात ये भी है ना कि बात करके पाकिस्तान के साथ ऐसा नहीं है कि भारत ने रिश्ते बेहतर करने की कोशिश नहीं की। पहले कई बार ऐसा हुआ है, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से हमेशा धोखा मिला है। ये भी एक है कि बार-बार धोखा खाकर भारत अब ज़िद पर है, जब तक पाकिस्तान सुधरेगा नहीं, तब तक कोई रिश्ता नहीं रखा जाएगा। ये भी अपनी अपना एक पाकिस्तान स्टैंड है वो नहीं भी। सुधरेगा, उसका नहीं जन्म सुधरेगा ही तो ऐसी क्या नहीं सुधरेगा इमोशन तो बात भी हुआ नहीं था। होगी। खत्म तो बात। फिर अब वही चीज है डिसाइड ना कि कल। रश्मि कह रहा है, उसे कहने दीजिए। हर बात हम मान लें ये जरूरी नहीं है। हुँ। तो ये तो हुई बात अफ़गान कॉर्ड की, लेकिन जिस हम कॉर्ड की बात कर रहे थे, वो एक बहुत अहम डेवलपमेंट है उसमें, क्योंकि अब तक हम पिछले कुछ सालों में हमने देखा नहीं है ज़्यादा कुछ उस कॉर्ड में हलचल। अब प्रेज़िडेंट ट्रम्प आते ही सबसे पहले कॉर्ड को लेकर उन्होंने मीटिंग रखी है और कॉर्ड के जो मेंबर्स हैं, मिनिस्टर्स हैं, क्योंकि सब लोग वहाँ पे हैं ही ऑलरेडी, मीटिंग होने वाली है और कॉर्ड में जो अहम चीज़ें हैं, उन पर फैसला किया जाएगा और क्या कुछ डेवलपमेंट्स होंगे आगे, उस पर हम चर्चा करेंगे। मंजरी जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। जय हिंद, नमस्कार, जय भारत। नमस्कार। नमस्कार।